उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में वेव आती हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट करती हैं, फिर वो रीड करते हैं ना। पर हमने बोला कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किसी न किसी ऑर्बिट में रहते हैं। 1000 किलोमीटर तक जो ऑर्बिट उसे बोलते हैं निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट। और इसमें हम किसको रखते हैं? इसमें रखते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन, भू प्रेक्षण उपग्रह को। हम निम्न कक्षा में किसको रखते हैं? भू प्रेक्षण। भू प्रेक्षण मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं, तो इतने पास तो उन्हीं को लगाएंगे ना जो ऑब्जर्व करते होंगे। तो 1000 किलोमीटर से नीचे जो लगते हैं सैटेलाइट उन्हें कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेटरी, है ना, सैटेलाइट। जैसे कि इंडिया का था IRS-1A, ये इंडिया को ऑब्जर्व करता था। तो इंडिया ने अपने एरिया में ऑब्जर्व करने के लिए किसको लगाया था? IRS को 1988 में। तो लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है? वो ऑर्बिट जो अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर तक है। इसमें कौन से सैटेलाइट लगाओगे? अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले। इंडिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन भूप्रेक्षण वाला कौन सा था? IRS। और इसको सन सिंक्रोनस में, ज्यादातर जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन वाले हैं वो सब सूर्य तुल्यकालिक होते हैं। क्यों होते? तभी वो ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। वो इस तरह से चक्कर लगाएं कि जब घूमकर पूरे धरती में जब भी इंडिया के ऊपर से निकले तो दिन हो। इसलिए अर्थ ऑब्जर्वेटरी वाले कैसे होंगे? ये समझ में आ रहा कि नहीं? तो जो पास में लगा होगा वो पोलर होगा, पोलर होगा। जो पास में लगा होगा वो पोलर होगा, और जो पोलर होगा हर देश कोशिश करेगा वो सन सिंक्रोनस हो। ये दोनों बात समझ में आ रही कि नहीं? तो लो अर्थ ऑर्बिट मतलब पास में, पास में मतलब ये क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन। इंडिया का पहला ऑब्जर्वेशन IRS 1988, और ये सन सिंक्रोनस होगा, ये पोलर भी होगा। इसके बाद दूसरा है कार्टोसेट। IRS के बाद जो इंडिया का दूसरा अर्थ ऑब्जर्वेटरी है वो कार्टोसेट था, कार्टोसेट, ठीक है। और इसने IRS की जगह, तो जब इंडिया में IRS की क्वालिटी पुरानी हो गई तो हमने और अच्छे डेवलप्ड लाए और ये ऑब्जर्व करने लगे कार्टोसेट। तो इंडिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कौन सा था? IRS। और IRS की जगह मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग की जगह अब कौन सा आ गया? तो शुरुआत में रिमोट सेंसिंग के लिए IRS लगा था, अब कौन से लगे हुए हैं? कार्टोसेट। तो कार्टोसेट भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यहां तक समझ में आ गया? अगर एग्जाम में आ जाएगा राइट द अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑफ द इंडिया, भारत के भू प्रेक्षण उपग्रहों के नाम लिखें, तो सबसे पहला कौन सा लिखोगे? IRS। फिर कौन सा लिखोगे? कार्टोसेट। फिर आ गया रिसोर्स सेट। इंडिया में कई सारे रॉक मिनरल्स ये सब लगे होंगे, उन सबको देखने के लिए हमने कौन सा एक और अर्थ ऑब्जर्वेटरी छोड़ दिया? रिसोर्स सेट। और इसकी जो स्पेक्ट्रम है, देखो जो 1 था ये 23 किलोमीटर तक देख पाता था, अब जो दूसरा वाला डाला ये 70 किलोमीटर। स्वात का मतलब है ये एक बार में कितना किलोमीटर कवर करता है। तो जो हमने रिसोर्स सेट 1 भेजा था वो 23 किलोमीटर कवर करता था एक बार में, मतलब जब वो एक बार में सिग्नल लेता होगा तो कितने एरिया से लेता होगा? 23, और उस एरिया को बोलते हैं स्वात। अब जो रिसोर्स सेट सेकंड भेजा इसकी स्वात क्या है? तो रिमोट सेंसिंग में स्वात का मतलब है कि वो सैटेलाइट एक बार में कितने एरिया से सिग्नल ले रहा है, उसको बोलते हैं स्वात, ठीक है। तो पहले 23 किलोमीटर था, अब 70। तो इंडिया ने एक और ऑब्जर्वेटिव या रिमोट सेंसिंग, ये रिमोट सेंसिंग जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो रिमोट सेंसिंग होगा, रिसोर्स सेट। फिर आ गया रिया सेट। रिया मतलब R फॉर रडार, रडार इंडियन इमेज सैटेलाइट। इसमें हम 1 को तैयार कर रहे थे, लेकिन इतने समय में 2008 में मुंबई पे ताज हमला हो गया। तो इंडिया वाले जब रडार वाले सैटेलाइट, देखो पहले जो सैटेलाइट थे वो माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड इसको यूज कर रहे थे, अब हमें चाहिए थे रेडियो वेव। अभी तक तो माइक्रो, इंफ्रा और लाइट पे चल रही थी, हमें चाहिए थे रेडियो वेव। तो रेडियो पे काम करता रडार, तो रेडियो मतलब रडार, तो इंडिया वाले काम करने लगे रेडियो पे। जब वो काम कर रहे थे, लॉन्च करने से पहले 2008 में मुंबई पे हमला हो गया, तो उन्होंने क्या किया, इस पे काम करना बंद कर दिया और सीधे इजराइल से मंगा लिया और 2 बना लिया। तो पहले हम खुद का रडार बना रहे थे जिसका नाम था रिया सेट 1, पर ये लॉन्च होने से पहले मुंबई पे हमला हो गया, तो हमने इजराइल से सीधे मंगा लिए कि तुम दे दो सीधे रडार वाले, और उन्होंने लॉन्च कर दिया रडार 2।
तो जब तुम रिया सेट 1 और 2 की डेट देखोगे, है ना, तो इनकी डेट में रिया सेट 2 की डेट पहले होगी और रिया सेट 1 की डेट बाद में होगी। हैं दोनों सैटेलाइट, पर रिया सेट 1 इंडिजीनस है, ये देश ने खुद बनाया है, और जो रिया सेट 2 है इजराइल की हेल्प से डेवलप किया। रिया नाम क्यों है? आर फॉर रडार, ये रेडियो सिग्नल की मदद से काम करते हैं। ठीक है, रिया सेट समझ में आ गया। चलो, तो रिया सेट इंडिया के अर्थ ऑब्जर्वेटरी है जो रडार सिग्नल पे या रेडियो सिग्नल पे काम करते हैं। इसके बाद ओसिन सेट, ये इंडिया का दूसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। नाम से समझ में आ गया होगा। ये किसको देखेगा? अब समुद्र में क्या देखेगा देखेंगे। चलो, ओसिन सेट। इसके बाद मेघाट्रॉपिक्स। मेघ का मतलब क्या होता है? तो वाटर साइकिल, इंडिया में वेपराइजेशन कैसे, प्रेसिपिटेशन, बारिश कम ज्यादा क्या हो रही है, तो वाटर साइकिल जल चक्र के लिए हमने क्या लॉन्च कर दिया? मेगाट्रॉपिक्स। तो इंडिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था? IRS। इसको अब रिप्लेस किसने कर दिया है? कार्टोसैट ने। रडार रिलेटेड, रडार बेस्ड सैटेलाइट कौन सा है? रिया सेट। रिया सेट रडार बेस्ड है। पहले कौन सा लॉन्च हुआ था? 1 या 2? 2 वाला। इंडिजीनस कौन सा है? 1। इसके बाद समुद्र के, हम अपना पहले रिया से डेवलप कर रहे थे, इससे पहले मुंबई अटैक हो गया तो हमें लगा रडार और जल्दी डेवलप करोगे, रडार सिग्नल जल्दी पकड़ लेता है। जैसे कोई सैटेलाइट है और अजमल कसाब वगैरह ये सब समुद्र के रास्ते आ गए थे, अगर उस समय रडार काम कर रहा होता तो हम पकड़ लेते, पर हमारे पास कोई था ही नहीं। हम इंफ्रारेड पे काम कर रहे थे, विजुअल लाइट पे काम कर रहे थे, माइक्रोवेव पे काम कर रहे थे, रेडियो वेव पे एक भी सैटेलाइट काम नहीं कर रहा था। तो हमें लगा डेवलप करते करते टाइम लगेगा, इससे अच्छा मंगा लेते हैं। तो हम रिया सेट 2 को इजराइल से हमने मंगा लिया। ठीक है, तो काम करना शुरू किया इसलिए उसका नाम 1 है, पर लॉन्च पहले कौन सा हुआ? 2 हो गया। समुद्र की ओशियन को स्टडी करने के लिए ओशियन। वाटर साइकिल, जल चक्र के अध्ययन के लिए मेगाट्रॉप्स। इसके बाद सरल। सरल देखो, ऐसा सैटेलाइट जिसमें अर्गोज और अल्टिका, इसका मतलब क्या देखो, ये भी समुद्र के लिए ही है, समझो। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? तो ऊंचाई, और के ए बैंड का नाम होता है। इसमें जो ट्रांसबोंडर बैंड लगे थे वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं। जो सैटेलाइट जाता ना उसमें अलग अलग आवृत्ति में काम करने वाले बैंड रहते हैं, जैसे के ए बैंड पे काम करने वाला, सी बैंड पे काम करने वाला, के यू बैंड पे। देखो, के ए बैंड होता है, के यू बैंड होता है और सी बैंड होता है। 3 अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे ये काम करते हैं। तो अल्टिका का मतलब इस सैटेलाइट में जो भी मशीन लगाई होगी, जो भी इमेज वो लगाई होगी, स्कैनर या सेंसर लगाया होगा, वो किस बैंड पे काम करता होगा? के ए फ्रिक्वेंसी पे काम करता होगा। तो सरल का नाम है सैटेलाइट विथ अर्गोस एंड अल्टिका। तो ये भी समुद्र की स्टडी करेगा। तो ओशियन सेट भी ओशियन पे काम करेगा, सरल भी समुद्र की स्टडी करेगा। ठीक है, तो समुद्र की स्टडी के लिए 2 हो गए, एक सरल और एक ओशियन। सरल का फुल फॉर्म पूछेगा तो बता दोगे। एस का मतलब सैटेलाइट, SA मतलब सैटेलाइट, आर का मतलब AR का मतलब आर्गोस, और AL का मतलब अल्टिका। तो AR का मतलब आर्गोस, AL का मतलब अल्टिका, S का मतलब सैटेलाइट। ठीक, ऐसा सैटेलाइट जिसमें आर्गोज भी है और जिसमें अल्टिका भी है। कैसा? आर्गोज अपर्चर रहता है, उसमें एक अपर्चर रहता है, उसमें आर्गोज बोलते हैं। ठीक है, अपर्चर है जिससे वो सिग्नल लेता है। तो आर्गोज और अल्टिका जिस सैटेलाइट में लगे हैं उसका नाम क्या है? सरल। और स्टडी किसकी करेगा? ये भी ओशियन की ही स्टडी करेगा, इंडिजिनस। अगला है कल्पना। तो अभी तक हमने जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पढ़े हैं वो सबके सब लो अर्थ ऑर्बिट पे थे, पर ये वाला जियो स्टेशनरी में था। हाँ, इसका असली नाम था मैटसेट। मैटसेट से क्या लगता है क्या होगा मैटसेट? कल्पना का असली नाम मैटसेट है। मैट का मतलब मेट्रोलॉजिकल, तो मौसम की जानकारी के लिए हमने मैटसेट बनाया था, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर कल्पना रख दिया। ठीक है, ये पहला ऐसा सैटेलाइट है भारत का जो केवल मौसम के अध्ययन के लिए, तो मौसम, वेदर,
है ना, वेदर की स्टडी के लिए छोड़ा गया पहला सैटेलाइट है कल्पना। इसका असली नाम मैट सेट है, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नाम, देखो इसलिए याद रखना, तुम्हें एग्जाम में पूछेगा इंडिया के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बताओ, तो IRS, कार्टोसैट, रिसोर्स सेट, ओसिन सेट, मेगाट्रॉपिक्स, सरल, कल्पना, ये सब रिमोट सेंसिंग है। इनका काम है अर्थ का ऑब्जर्वेशन। कोई ओशियन का ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा, ओशियन का, कोई रिसोर्स का कर रहा होगा, कोई मौसम का, कोई वाटर साइकिल का, कोई कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो इंडिया के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट समझ में आ गए, यही सब अर्थ ऑब्जर्वेटरी है। चलो, तो कल्पना याद रख लेना, ये LEO में नहीं है, ये किस में है, जियो स्टेशनरी में, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है। इससे पहले वाले जितने पढ़े वो सब LEO में है। तुमने IRS, रिसोर्स सेट, ओशियन सेट, कार्टोसैट, सरल, मेघा, जितने भी सैटेलाइट पड़े वो सब LEO ऑर्बिट में लगे हुए और वहीं से कर रहे हैं। पर ये वाला कहां पर लगा हुआ है, जियो सिंक्रोनस में, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे। ये इकलौता ऐसा है जो किस में लगा हुआ है, बाकी सब लगे हैं LEO में। तो क्या इंडिया का कोई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो LEO में नहीं लगा है, कल्पना? तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, ठीक है। मौसम विभाग, तो एक पहला, ठीक। अगर 3 मार्कर में आ जाए तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में लगा है, और भारत का पहला मौसम अध्ययन करने वाला सैटेलाइट है। 3 पॉइंट लिख पाओगे। चलो, इसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट में तुम क्या बना सकते हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो दुनिया के इतने सारे देशों ने मिलकर बनाया है। अमेरिका की नासा, रूस की रॉसकॉस्मोस, जापान की जैक्सा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की कनाडियन स्पेस एजेंसी। दुनिया के इतने देशों ने मिलकर एक स्टेशन बनाया है जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। और अब ये इसकी उम्र खत्म होने वाली है, तो अब कौन सा देश अकेले डेवलप कर रहा है? चीन की दम समझ रहे हो, जिसको बनाने में दुनिया के सारे देशों ने मिलकर बनाया है, उसको अकेले चीन बना रहा है और ये खत्म होने वाला है। अब दुनिया में केवल एक ही स्पेस स्टेशन होगा, वो चीन का होगा। तो चीन मजाक थोड़ी है, ये 1998 में बना था। क्या कह रहे हैं? चीन मजाक थोड़ी है। हाँ, अपने कृषि मंत्री MP के गोपाल भार्गव जी गए थे, जब चाइना गए थे विजिट में खेती देखने, तो उन्होंने लौट के एक बात ही बोली थी कि चाइना भारत से 100 साल आगे है। उनका एक ही स्टेटमेंट था, बोले आज चाइना जहां है इंडिया को 100 ईयर्स लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। समझ रहे? तो दुनिया की पूरे सुपर पावर, अमेरिका, रूस, कनाडा सब जुड़ गए, जापान, तब जाके एक स्टेशन मारा है। चाइना कह रहे हम खुद बनाए ले रहे, और वो डेवलप कर रहा है। चलो, तो ये तो हो गए लो अर्थ ऑर्बिट। अब इसमें इंडिया के भी रिमोट सेंसिंग क्वेश्चन है ना, भारत में रिमोट सेंसिंग, तो यही लिखना है। कब से शुरू हुआ, IRS कब लॉन्च किया था? 1998। तो क्वेश्चन आएगा भारत में रिमोट सेंसिंग को समझाइए, तो IRS से लेकर पूरे समझाने, सब समझाना। समझा पाओगे कि नहीं? तुम्हें क्या लिखना, सैटेलाइट का नाम, उसका काम। चलो, अब अपन बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो अपन ने लो अर्थ ऑर्बिट तो समझा दी, जो पास में घूम रहे वो सब कौन से है। अब इससे जो थोड़ा दूर घूम रहे, 1000 से दूर घूम रहे, वो क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में किसका, कौन से सैटेलाइट लगाते हो? नेविगेशन, नौवहन वाले। ध्यान है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो 1000 किलोमीटर से तो दूर है पर 36,000 नहीं है, वो सब क्या काम करते हैं, नेविगेशन। तो इंडिया के नेविगेशन की बात करते हैं। सर ये टॉपिक प्री में यूनिट 9 में है, बिल्कुल है। चलो, तो सबसे पहले अपना खुद का GPS, अच्छा 9 में नहीं है, टेक्नोलॉजी बायोटेक वगैरह में नहीं है, अच्छा 7 में है। 7 में है सैटेलाइट, मेंस में 2 जगह है। अब बात करते हैं, सुनो, नेविगेशन। इंडिया खुद का नेविगेशन बना रही है या बना चुकी है, जैसे बोलते हैं IRNSS। इसके लिए उसने 9 सैटेलाइट बनाए थे, ABCDEFGHI। इंडिया ने IRNSS के लिए 9 सैटेलाइट बनाए थे, इसमें से एक सैटेलाइट फ्लॉप हो चुका है, H। इसरो ने वेबसाइट में 9 दिए हैं।
हाँ, इसरो की मैंने वेबसाइट खोल के देखी, उसने बोला हमने 9 बनाए हैं। इसरो बोला हमने 9 बनाए हैं। अब इसरो खुद बोल रहा हमने 9 बनाए हैं, तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। दुनिया की कोई किताब कुछ बोले, इसरो ने बोला 9। मैं खुद देख के आया हूं, ये सब स्लाइड बनाई है इसरो की वेबसाइट से बनाई है। तो इसरो कहता है कि हम पूरे इंडिया को और अगल बगल के 1500, इंडिया के इस तरफ 1500, इस तरफ 1500, इस तरफ 1500, इस तरफ 1500, पूरा कवर करना चाहते हैं, पूरा इंडिया और इंडिया के चारों तरफ का 1500। और इसके लिए हमने 9 सैटेलाइट बनाए हैं। 9 में से एक सैटेलाइट फेल हो गया, एच, बड़ा हैवी ड्राइवर निकला है ना, एच हैवी ड्राइवर निकला, वो फ्लॉप हो गया। तो एट प्रेजेंट IRNSS में कितने सैटेलाइट फंक्शनल हैं? 8। इसरो कह रहा 8 है। इन 8 में से अच्छा हाँ, ये जो क्या करेगा, 2 तरह की सर्विस देगी। एक सर्विस सबको मिलती है, जैसे जीपीएस। तो मोबाइल में जीपीएस खोलो, तुम्हें पता चलेगा तुम कहां हो, कौन सा है। तो कुछ सर्विस मिलेगी सबको, जिनको इन्होंने बोला एसपीएस। इन्होंने इसको जीपीएस नहीं बोला, इसको बोला इन्होंने स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस। तो पहली सर्विस आईआरएनएस देगा, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, जो सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिक को फ्री। इसमें हर नागरिक ये देख पाएगा उसकी पोजीशनिंग कहाँ है, वो कहाँ खड़ा हुआ है, उसको किस गली में जाना है। ऐसे तो देखते हैं हम कहाँ हैं, कितने दूर है। व्हाट्सएप में तुम्हें मिलती है कि नहीं मिलती है करंट लाइव लोकेशन, भेजिए कि नहीं भेजी? तो वो कौन सी सर्विस है? वो पोजीशनिंग सर्विस है। तो इन्होंने कहा हम अपने नागरिकों को निःशुल्क, अपने नागरिक मतलब कोई भी जो भी इसके कवरेज में होगा उसको निःशुल्क एसपीएस मिलेगा। इसके अलावा पैसे देकर भी कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देगा, जिसे बोला गया प्रतिबंधित सेवाएं, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। तो IRNSS 2 तरह की सर्विस देगा। एक देगा सभी नागरिकों को, सभी लोगों को निःशुल्क सेवा, जिसे बोला जाएगा स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस। और कुछ सर्विस देगा जिसके लिए पैसे देने होंगे, उसे बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन सर्विस। जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पैसे देकर वो सर्विसेज ले सकते हो। सैटेलाइट के कवरेज में तो सब है, अब कुछ और न्यूज चाहिए हो तो पैसे देने पड़ेंगे। तो 2 तरह की सर्विस देगा ये। तो IRNS भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम है। ये कितनी तरह की सेवाएं देगा? 2। कितने एरिया को कवर करेगा? पूरा भारत और 1500। अगर ये 50 शब्द में भी आए तो लिखना है। ये कितने मीटर तक की एक्यूरेसी देगा? ये 20 मीटर तक की एक्यूरेसी दे देगा। 20 मीटर से पास अगर कुछ है तो फिर एक्यूरेसी का इसका कोई गारंटी नहीं है। 20 मीटर से भी ज्यादा पास अगर कुछ है तो फिर ये ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। ये 20 मीटर तक की एक्यूरेसी सही बता देगा। अगर 2 चीजें 20 मीटर की दूरी में है तो पहचान लेगा। समझ में आ गया? इसकी एक्यूरेसी 20 मीटर है। इसमें कितने सैटेलाइट बनाए गए थे? 9। एक फ्लॉप हो गया, एच, ठीक है। तो ए से लेकर आई तक है, अब 8 है। आज की डेट में खोल करना तुम ऐसा कर लो, IRNSS इसरो डाल दो, बस सीधे तुम वहीं पहुंच जाओगे। उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दे दिया। उन्होंने कहा हमने 9 सैटेलाइट बनाए हैं, एच हैवी ड्राइवर निकला 8। 8 में से 3 जियो स्टेशनरी में है। अब देखो इसको कैसे याद करना है, समझो। धरती में तुम कहीं भी 36,000 किलोमीटर पर पहुंच जाओ, कहीं भी, चाहे तुम ऐसे 36,000 चक्कर लगा दो तो भी 24 घंटे लगना है, ऐसे भी 36,000 दूर चले जाओगे तो भी 24 घंटे लगना है, ऐसे भी चले जाओ तो भी 24 घंटे, ऐसे कैसे भी चले जाओ। तो अगर आप 36,000 किलोमीटर की हाइट में हो तो 24 घंटे टाइम लगेगा। इसलिए इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, क्यों? धरती भी 24 घंटे ले रही है, सैटेलाइट भी 24 घंटे। अब ये ऐसे भी घूमेगा तो 24 है, ऐसे भी घूमेगा 24 है, ऐसे भी घूमेगा 24, ऐसे भी घूमेगा 24। तो जियो सिंक्रोनस कई टाइप की हो सकती है, कोई भी जियो सिंक्रोनस हो सकती है, लेकिन इसमें से ये वाली इक्वेटर वाली हो सकती है जियो स्टेशनरी। ये कैसी हो सकती है? क्योंकि यहां पर छोड़ने पर वो फिक्स हो जाएगा। देखो ऐसे समझो, धरती ऐसे घूम रही है और एक सैटेलाइट घूम के वापस 24 घंटे पे जब आएगा तो धरती का भी पॉइंट वहीं आ जाएगा। समझना, जैसे मान लो तुमने दिल्ली को फोकस करके कोई सैटेलाइट छोड़ दिया, अब वो घूमेगी, धरती घूमेगी घूमेगी, और जब वो वापस दिल्ली आएगी तब तक वो सैटेलाइट भी घूम के वहीं दिल्ली के सामने आएगा, और ये हर 24 घंटे के बाद होगा।
पर अगर हमें 24 दिल्ली पर 2400 घंटे नजर रखनी है तो हम क्या करेंगे, ऐसे धरती घूम रही है, हम यहां छोड़ेंगे सैटेलाइट को, जिससे वो धरती दिल्ली पर हमेशा नजर रखेगी। आ रहा समझ में कि नहीं? तो ये भी जियो स्टेशन, वो जियो सिंक्रोनस है, पर ये जियो स्टेशनरी नहीं है, किसी एक पर फिक्स नहीं है। स्टेशन मतलब होता है रुकना, ठीक, किसी एक पॉइंट पर रुका हुआ नहीं है। ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ऐसा आ रहा है तो कहां रुका हुआ एक पॉइंट पे, लेकिन मैं यहां रख दूं, यहां ले जाऊं और इसको ऐसे घुमाऊं तो धरती भी तो घूम रही है। आ रहा समझ में कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? तो ये ऑर्बिट्स बहुत है दुनिया में, दुनिया में जियो सिंक्रोनस दुनिया में कोई भी सैटेलाइट छोड़ सकता है, पर ये वाली जगह खाली नहीं है। क्यों? सोचो ना कि केवल इक्वेटर से दूर 36,000 पे जाना और घूमना है, एक ही तो जगह बची। बस अपन ने क्या किया, फिक्स इक्वेटर पे नहीं डाला, अपन ने 29 डिग्री 29 डिग्री डेविएट करके घुमा रहे। अपन का जो जियो स्टेशनरी है ना, वो बिल्कुल फिक्स जीरो पे नहीं है, यहां से बिल्कुल 0 डिग्री एंगल नहीं है। अपन ने जो छोड़ा वो 29 पे छोड़ा है, क्योंकि जगह नहीं है। सोचो ना, चीन, रूस, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, हर देश कितने सैटेलाइट छोड़ता होगा, जगह वही है कि इसके यहाँ 36,000 घूमना है। टक्कर नहीं हो सकती, सैटेलाइट टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इंडिया ने एग्जैक्ट जियो स्टेशनरी पे तो नहीं छोड़ा, 29 पे टिल्ट करके छोड़ा है और फिर वो ऐसे घूम रहा है। फिर भी तो इसलिए ये याद रखना है कि जो 9 में से 8 है, हाँ कौन सा एक जगह कैसे होंगे, देखो सुनो, धरती ये 24 घंटे घूम के आ गई, तब तक ये 24 घंटे घूम रहा है, ये भी 24 घंटे घूम रहा है। 24 घंटे के बाद दोनों मिलेंगे। देखो ये नॉक देखना, ये वाला पॉइंट देखना, ये वाला पॉइंट देखना, ठीक है। अब ये घूमना शुरू हुआ, ये भी घूमना शुरू हुआ और दोनों फिर मिल गए, तो पूरे 24 घंटे कहां साथ में रहे। ये घूमना शुरू हुआ, ये तो कहीं और चला गया, ये तो घूम के आ रहा ना वापस, और तब तक ये घूम के आ गया। नहीं है समझ में? नहीं आ रहा समझ? जियो सिंक्रोनस देखो, ये घूम रही है ऐसे और सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे, कैसे पॉइंट पे फिक्स हो सकते हैं? ऐसे घूम रहा है, कैसे फिक्स? वो तो फिक्स तब होंगे ना जब जियो स्टेशनरी पोजीशन में डाल दो। तो जियो स्टेशनरी पोजीशन में केवल कितने डाले हैं? 3, और बाकी 5 किसमें डाले हैं? जियो सिंक्रोनस। क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि 8 के 8 वहां डाल दें, तो 3 ही की जगह मिली होगी, 5 को हमने जियो सिंक्रोनस पे डाल दिया। तो एग्जाम में आएगा IRNSS, बताइए। तो ये इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है, नौवहन तंत्र है, जो 9 सैटेलाइट, जो 8 सैटेलाइट से चल रहा है। 9 तो बने थे, 8 काम कर रहे हैं। इसमें से 3 है जियो स्टेशनरी, भू स्थैतिक। 3 कैसे हैं? भू स्थैतिक। और 5 कैसे हैं? 3 तो है भू स्थैतिक। अभी तुम लोगों का भू स्थैतिक और भू तुल्यकालिक समझ में आ रहा है कि नहीं? किसको ये समझ में नहीं आया कि क्या होता है जियो सिंक्रोनस, क्या होता है? आकाश, ऋतिक, दोनों आ रहा? ये कितनी हाइट पे छोड़ा जाएगा? भू जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, और ये दोनों 36,000 है, दोनों 36,000, तभी तो वो 24 घंटे होंगे। अरे एक तुमने जमीन से 36,000 ऐसे घुमा रहे हो, एक ऐसे घूम रहा है, ये सब 24 घंटा। तुम तो 36,000 ले जाओ, कैसा भी घुमा दो, वो 24 घंटे ही लेगा। लेकिन अगर हम इक्वेटर से 0 डिग्री बनाते हुए ले जाएंगे तो वो जियो स्टेशनरी होगा। जियो स्टेशनरी एक टाइप का जियो सिंक्रोनस है। नहीं आ रहा समझ में? जियो स्टेशनरी क्या है? जियो सिंक्रोनस ही है। जैसे सन सिंक्रोनस क्या है? वो एक तरह का पोलर ऑर्बिट ही तो था, इस तरह से हमने उसे घुमा रहे हैं कि सूरज के टाइम पर आ जाए बस, ठीक है। और इसी IRNSS को मोदी जी ने क्या नाम दिया था? नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इनको मोदी जी ने नाविक, कोई बताएगा नाविक नाम क्यों दिया? उससे क्या हुआ? नाव में लॉन्च किया था क्या? नाविक नाम क्यों दिया? क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान बॉर्डर में मछुआरों को बहुत दिक्कत जाती, उन्हें पता ही नहीं चलता कब खंबात की खाड़ी अरब सागर से पाकिस्तान के एरिया में आ गए,
क्योंकि जमीन में तो लिखा रहता है कि इतने किलोमीटर, पानी में कहाँ लिखा, पानी में बाउंड्री समझ में नहीं आता। तो तुम्हारे कितने नाविक बांग्लादेश की आर्मी पकड़ के ले जाती है, कितनों को श्रीलंका पकड़ के ले जाती है, और पाकिस्तान, सोचो पाकिस्तान वाले तो कितना टॉर्चर करते होंगे। अच्छा, जासूसी कर रहे थे, घुस रहे थे, तो क्या है, पता नहीं चलता था कि इंडिया की बाउंड्री कौन सी, दूसरे देशों की क्या। तो अब अपना खुद का जब जीपीएस आ जाएगा तो बहुत बेटर तरीके से हम पता कर लेंगे। तो ये नाविकों की मदद करेगा, इसलिए इसका मोदी जी ने नाम नाविक रख दिया। ये मछुआरों को बाउंड्रीज पता करने में मदद करेगा कि तुम इंडियन बाउंड्री में हो कि फॉरेन बाउंड्री में आ गए हो, इसलिए इसका नाम नाविक रखा है। तो IRNS पे 9 लाइन भर पाओगे कि नहीं? 9 लाइन भर दोगे। खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। कितने सैटेलाइट बनाए हैं? 9। काम कितने कर रहे? 8 में से 3 स्टेशनरी है, स्थैतिक है, और 5 ताले। कितना कवर करेगी? इंडिया प्लस उसके आसपास का 1500। कितनी तरह की सेवाएं? SPS और RS, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस और रिस्ट्रिक्शन। इसको दूसरा नाम क्या दिया है? नाविक। नाविक नेविगेशन स्टेशन सिस्टम। एक्यूरेसी कितनी है? 20 मीटर तक है। चलो अगला हमारा नेविगेशन है गगन। गगन, गगन किसकी मदद से काम करेगा? जीपीएस। और इससे क्या होगा? हमारा नेविगेशन ऑगमेंट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। 20 मीटर की बजाय 3 मीटर दिखाने लगेगा एक्यूरेसी। और ये काम किसको मदद करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसरो ने गगन सिस्टम एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए बनाया, जैसे प्लेन ज्यादा एक्यूरेसी से उड़ सके। जिससे फायदा क्या होगा? देखो फायदा ये है, देखो प्लेन सैटेलाइट के सिग्नल से चलता है। जो पायलट रहता है उसके सामने एक घड़ी सी बनी रहती है जो बताता रहता है तुम्हारा प्लेन कहाँ है। पर सैटेलाइट की एक्यूरेसी 20 मीटर की है, उससे ज्यादा वो रिस्क लेते नहीं है। तो अगर बगल में कोई 15 मीटर दूर भी प्लेन होगा तो वो 20 मीटर दूर ही रहेंगे, क्योंकि सैटेलाइट 20 मीटर तक की गड़बड़ी कर सकता है। तो क्या होता है, एक प्लेन जब उड़ता है तो 20 मीटर का आसपास का पूरा एरिया कवर करता है, और उस एरिया में दूसरा प्लेन उड़ नहीं सकता। देखो वो इतने तेज जाते हैं प्लेन कि तुम ये देख नहीं, अरे अरे ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, कुछ नहीं हो सकता। वो इतने स्पीड से जाते हैं कि तुम एकदम से देखेगा, अरे तुम मोटरसाइकिल चलाते हो 60-70 की स्पीड में, अचानक कोई आता तो ब्रेक नहीं लगा पाते। वो तो 1000-1200 की किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, और फ्रिक्शन भी नहीं है ब्रेक लगाने को। ब्रेक लगेगा तो किससे लगेगा? जमीन भी तो होनी चाहिए ना, हवा में ब्रेक कैसे लगेगा? समझ में आ रहा कि नहीं? तो तुम जीपीएस की मदद से ही चल पाओगे। अब जितने प्लेन हैं वो 20 मीटर तो कवर करके चलते हैं, और जब वो 20 मीटर कवर करेंगे तो कितनी जगह बर्बाद रहेगी, क्यों आसपास कोई प्लेन है नहीं। बस सैटेलाइट से सिग्नल अच्छे नहीं आते तो प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, हम दूर उड़ाते चलते हैं। अब हमने क्या किया, जीपीएस की मदद से अपना एक सिस्टम बना लिया। अब एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। तो अब प्लेन के बगल में 3 मीटर बस मत उड़ने दो, 10 मीटर दूर उड़ने दो। अब तुम्हारे पास गगन सिस्टम है ना, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट बता देगा 3 मीटर तक। तो बहुत सारा एयर स्पेस बच जाता है और ट्रैफिक बच जाता है, कि अब एक टाइम पर कई सारे प्लेन उड़ाए जा सकते हैं। सिस्टम समझ में आ गया कि नहीं? तो जो एयर ट्रैफिक है ना, इसको कंट्रोल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, कंजेशन रुक जाएगा। क्योंकि एक ही साथ 10-10 प्लेन उड़ाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि तुमने एक बार क्वेश्चन होगा, प्लेन पहुंच गया एयरपोर्ट पर नीचे वाला प्लेन उड़ा नहीं और वो घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? कि जब तक ये उड़ेगा नहीं, रनवे खाली होगा नहीं, तब तक उतरेगा नहीं। अब ये उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है? क्योंकि नीचे वाला रनवे से निकला नहीं। ये निकला क्यों नहीं है? क्योंकि जगह खाली नहीं है। इसको उड़ना है पर स्पेस खाली नहीं है। स्पेस खाली नहीं है क्यों? क्योंकि एक प्लेन 20 मीटर कवर करता हुआ चल रहा है कि कोई नहीं आएगा यहाँ वहाँ, है ना। जैसे जब ट्रेन आती है स्टेशन में जनरल की सीट, तो जिसको घर पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए सीट कवर करना होता है तो वो 2-4 बैग वैग डाल के और पूरा लेट जाता है कि भैया अभी 20 लोग और आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ऐसे प्लेन भी उड़ते हैं पूरा कवर करते हुए, कोई नहीं उड़ेगा। और उस वजह से बहुत सारे प्लेन नीचे रहते हैं, और जब तक वो नीचे रनवे में रहेगा दूसरा लैंड नहीं कर पाएगा, तो ट्रैफिक बना रहता है। कई बार फ्लाइट 2-2, 3-3 घंटे लेट होती रहती है। अब गगन आ जाएगा, ट्रैफिक नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं हो गए, फ्लाइट जल्दी आएंगी जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। प्लेन उतरा, जल्दी से नई सवारी भरी, फिर उड़ के चला गया, फिर उतरा। वो दिन में जितने राउंड लगाएगा उतना सस्ता होगा कि नहीं होगा? पायलट को तो महीने की उतनी सैलरी मिलनी है ना, और उतनी उसकी फ्लाइट रहती है कि दिन में इतनी फ्लाइट वो उड़ाएगा, उतनी उड़वा लो। जितनी फ्लाइट अनुमति रहती है उतनी उड़ा लो, तो सस्ती हो जाएंगी।
उसी फ्लाइट, जैसे पायलट को 2 लाख रुपए दे रहे, 2 लाख में अभी दिन में 2 फ्लाइट उड़ा रहे, फिर तुम 4 उड़वा लो। अगर 4 की अनुमति, मुझे इतना नहीं पता कि एक दिन में वो कितनी फ्लाइट्स उड़ा सकता है, इतना मुझे नहीं पता, शायद 8 घंटे का रहता है, वो 8 घंटे कंटिन्यूस काम कर सकता है, ऐसा कुछ है। तो पायलट का तो तुम अगर कंजेशन, तो क्या होगा, पूरी प्राइस सस्ती हो जाएंगी और रनवे में प्लेन खड़ा नहीं रहेगा, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो गगन सिस्टम समझ में आ गया कैसे काम करेगा, किसके लिए है, इसरो ने बिल्ड किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें 2 सैटेलाइट से सिग्नल लिए जाएंगे, एक जीसैट 8 और जीसैट 10, ये 2 सिग्नल देते रहेंगे अपने सिस्टम को। तो जो एरोप्लेन होंगे वो 2 सैटेलाइट से सिग्नल लेंगे, कौन कौन, जीसैट 8 और जीसैट 10, और इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो गगन का फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, किस लिए काम है, इससे फायदे क्या होंगे, और कौन कौन से सैटेलाइट से ये विमान सिग्नल लेंगे, इतने पॉइंट्स तुम्हें आने चाहिए। तो इंडिया के नेविगेशन सैटेलाइट में 2 ही हैं, एक IRNSS है और एक गगन है, ये दोनों इंडिया के नेविगेशन में काम आते हैं। चलो इसके बाद अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, दूर संचार की। अब हम चलते हैं, देखो हमने मीडियम अर्थ तक आ गए, लो अर्थ में क्या चलता है, रिमोट सेंसिंग या कोई स्टेशन, इंडिया ने स्टेशन बनाया नहीं, अभी 10-20 साल तक लगता भी नहीं है कि स्टेशन बन पाएगा। तो अपन आ गए मीडियम में, मीडियम में क्या होता है, नेविगेशन। तो इंडिया ने नेविगेशन में 2 बना लिए, गगन और नाविक। अब अपन चलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का यूज क्या है, कम्युनिकेशन, क्योंकि वो कभी भी पोजीशन बदलता नहीं है। तो इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था इनसेट, और इनसेट में भी अपन ने छोड़ा था इनसेट 1B, क्योंकि ए फ्लॉप हो गया था। तो इंडिया का पहला सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था इनसेट 1B। इन पूरे को बोलते हैं इनसेट सीरीज, सीरीज को बोलते हैं इनसेट सीरीज। पर इसमें जो पहला छोड़ा गया था वो कौन सा था, इनसेट 1B। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, दूर संचार उपग्रह है, जो किस में उड़ रहा होगा, ये जियो स्टेशनरी में उड़ रहा होगा। 1983 में छोड़ा गया। हाँ किसमें, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, अच्छा हाँ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट का काम नेविगेशन में करते हैं। हमारा नेविगेशन सिस्टम हायर पे चलता है, लेकिन मीडियम जैसे बाकी जीपीएस, ग्लोनास, ये सब मीडियम पे ही चलते हैं। इसलिए अपन ये बोल देते हैं कि जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है उसका यूज नेविगेशन में करते हैं। ठीक है, जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग सब लो पे करते हैं, पर हमने कल्पना कहाँ कर दिया, हाई पे, बस और कुछ नहीं। पर ज्यादातर दुनिया जो करती है वो मीडियम में करती है। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इंडिया का सबसे पुराना है इनसेट सीरीज, 1983 में लॉन्च हो गया। अब इनसेट के साथ साथ जीसेट भी चलती है। तो अब इंडिया में 2 तरह की सीरीज चलती है कम्युनिकेशन में, इनसेट और जीसेट। तो इनसेट और जीसेट किस तरह के सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, दूर संचार उपग्रह। बता दोगे। चलो अब बात करना है स्पेस, मतलब अगला सैटेलाइट कौन सा हो सकता है जो स्पेस एक्सप्लोर करता हो। इस पे हमने क्या क्या भेजा, एस्ट्रोसेट, सबसे पहला सैटेलाइट जो अंतरिक्ष के लिए उल्का पिंड वगैरह की खोज, मिट्योर की खोज करने के लिए गया था, वो कौन सा था, ये इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी मिशन था, एस्ट्रोसेट। ठीक है, जो 2015 में लॉन्च किया गया। तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए पहला सैटेलाइट खोजा गया था, पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था एस्ट्रोसेट। ठीक है, तो एस्ट्रोसेट कैसा है, स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये पूरी स्लाइड डली हुई है, स्वर में डाल दी, बाकी समय भी डाल देंगे। तो भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कौन सा था, एस्ट्रोसेट, नाम से ही समझ में आ गया। इसके बाद हमने मंगल में कौन सा भेजा, मोम, मार्स ऑर्बिटर। कितने तारीख को मंगल मिशन पहुंच गया था, तो छोड़ा तो हमने धरती से 2013 में था। जब छोड़ा था तब मनमोहन जी थे, और जब पहुंचा तब तो मिशन बना मनमोहन जी के टाइम पर, लॉन्च हुआ मनमोहन सिंह पर। जब वो मार्स की ऑर्बिट में फिट हो गया तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बस तो दुनिया को शकल दिखी मोदी जी की। आदमी लकी तो बहुत है, सोचो पूरा मिशन इन्होंने, बजट इनने, पैसा इनने, छोड़ भी इनने दिया, पर जब वो लॉन्च हुआ तब तक ही आ गए थे। तो लोगों को, हाँ लोगों लगा देखा मोदी जी के टाइम पर मंगल मिशन पहुंचा दिया, जबकि धरती से निकला था इनके टाइम पर। किस्मत है,
ये बेड लक। एलपीजी ले आए मनमोहन जी, मतलब एलपीजी लाने वाला इंसान मनमोहन था, बहुत बड़ी बात थी। फिर भी मोदी जी के टाइम पर पहुंच गया, कोई तो लकी इंडिया का काम हुआ, कोई हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला कौन है, चंद्रयान 1, चंद्रमा जाने वाला पहला मिशन कब हुआ था, 2008। फिर कौन सा हुआ, चंद्रयान 2, ये कब लॉन्च हुआ, 2019। और इसी में कल डिस्कस हुआ था प्रज्ञान और वो सब। तो तुमसे पूछा जाएगा इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन बताओ, तो पहला है एस्ट्रोसेट, जो किसी एक पर्टिकुलर पे नहीं गया था, स्पेस के लिए गया था। देखो मंगल मिशन मंगल के लिए बना, मून मिशन मून के लिए बना, स्पेस के लिए बना था एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट 1, चंद्रयान 1 और 2 2, मंगल 2। अगला अगला जिसमें हम इंसान ही भेज रहे हैं वो कौन सा है, गगनयान। अगला मिशन कौन सा होगा, गगनयान। इसमें हम 3 लोगों को लेके भेजेंगे, 3 लोग। ड्रेस से ही समझ में आ रहा है कि 1 महिला होगी और 2 पुरुष होंगे, है ना, थोड़ी सी हाइट ज्यादा है। तो ये होगा, 3 लोगों को भेजेंगे। और किससे भेजेंगे, इन्हें भेजेंगे GSLV Mk3 से भेजेंगे। 3 लोगों को इस रॉकेट में बिठा के भेजेंगे, यहां नहीं बिठाएंगे, इसके अंदर बैठे मतलब जिस सैटेलाइट उसमें बैठेंगे वो उस रॉकेट में। तो GSLV Mk3 से, इसी से ने क्या भेजा था, चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2B, अच्छा मैं इसलिए रॉकेट नहीं पढ़ा रहा था, क्या रविंद्र सर ने इसरो के रॉकेट्स पढ़ा दिए हैं, अच्छा हिंदी में पढ़ा दिए ना, इंग्लिश में, अच्छा उसके रॉकेट्स नहीं पढ़ाए। अच्छा मैंने इसलिए रॉकेट में पूछ लूं पहले बच्चों से, रविंद्र सर ने रॉकेट्स पढ़ाए कि नहीं है, SLB ASLB PSLB GSLV पढ़ा दिए ना, अच्छा अभी नहीं पढ़ाए। तो इसरो पढ़ा दिया ना, तो उसमें उनके काम नहीं पढ़ाए। अच्छा चलो ठीक है, रॉकेट की क्लास ले लेंगे। चलो गगनयान, इसके अलावा और क्या भेजने जा रहे हैं, हम भेजने जा रहे हैं आदित्य। एक हम आदित्य भी छोड़ रहे हैं जो सन के आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं, उसको कोरोना, उसको कोरोना बोलते हैं, कोरोना की स्टडी करें। हाँ लेंगे यार, पॉइंट पर छोड़ेंगे। तो देखो इंडिया स्पेस के लिए क्या क्या कर रहा है, चंद्रयान 1 और 2, मंगल मिशन, एस्ट्रोसेट, गगनयान, आदित्य, इतने तो उसने अनाउंस कर दिया। अब वो वीनस मरकरी सब पे छोड़ेगा धीरे धीरे। तो इसके बाद आप रॉकेट की क्लास ले लेंगे, देखेंगे कल ले रहे हैं, तो उसमें PSLV GSLV RLV रैमसेट, है ना, ये सब पढ़ लेंगे, स्क्रैमजेट रैमजेट ये सब पढ़ लेंगे। तो ये हो गए हमारे सैटेलाइट के सारे टाइप। यहां तक कोई दिक्कत है, तो सैटेलाइट के टाइप बता दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एक हो गया सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, चाहे ऑर्बिट के बेस पे कर लो चाहे यूज के बेस पे कर लो। यूज के बेस पर या तो वो अर्थ ऑब्जर्वेशन करेंगे, या फिर वो कम्युनिकेशन करेंगे, या फिर वो नेविगेशन करेंगे, या वो स्पेस का एक्सप्लोरेशन करेंगे। अब अलग से किसी भी एग्जाम कैटेगरी में आ सकता है, भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर टिप्पणी करें, भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन पर टिप्पणी करें, भारत के नेविगेशन सैटेलाइट पर टिप्पणी करें, या तो फिर अलग से उठा के गगनयान पूछ लेगा, अलग से उठा के गगन पूछ लेगा, चंद्रयान 1 2 पूछ लेगा। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अपन को कम से कम 50 वर्ड्स आ जाने चाहिए। 50 वर्ड्स में किस रॉकेट से छोड़ा, किस डेट को छोड़ा, पर्पस सबको पता है। चंद्रयान क्यों छोड़ा होगा, मून की स्टडी के लिए। मंगलयान क्यों छोड़ा होगा, मार्स की स्टडी के लिए। आदित्य क्यों छोड़ेंगे, सन की स्टडी के लिए। तो ऑब्जेक्टिव तो पता ही होगा। चलो अब हमें देखना है रिमोट सेंसिंग का यूज क्या है। तो अगर हम एग्रीकल्चर में देखें, रिमोट सेंसिंग को अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो क्या क्या दिखाएगा, सबसे पहले दिखाएगा किस टाइप की क्रॉप लगी हुई है, फसल का प्रकार ये बता देगा। क्यों, क्योंकि सरसों से अलग उसे रेडिएशन आएंगे, और गेहूं से अलग आएंगे, मूंगफली से अलग आएंगे, टमाटर किसी के खेत से अलग आएंगे, अलग अलग वेजिटेबल्स, सब में अलग अलग पावर है। तो सबसे पहले ये क्या बता देगा, क्रॉप का टाइप, समझ लो डली हुई सीट केवल समझ लो, क्रॉप का टाइप। दूसरा क्रॉप की कंडीशन, ये बता देगा जो क्रॉप है वो किस कंडीशन में, अभी क्रॉप अभी अभी उगना शुरू हुई है, जैसे व्हीट है, व्हीट में भी बता देगा कि इसकी बुवाई 1 महीने पहले हुई, कि ये फसल पकने वाली है। क्योंकि जब ग्रीन होगी व्हीट तो अलग तरह का रेडिएशन देगी, जब भी पक जाएगी तो अलग टाइप का देगी। तो केवल टाइप नहीं बता सकता, उसकी कंडीशन भी बता सकता कि ये फसल पक गई है कि नहीं। तीसरा ईल्ड,
इस पूरे खेत या इस पूरे एरिया से लगभग कितना उत्पादन होगा। भारत सरकार नहीं बोल देती 2021-22 में इतना उत्पादन होने की, कैसे बता देती, सैटेलाइट से ही तो बताती है, वो सिग्नल लेके बता देती है कितना होगा। तो ईल्ड भी बता देती, प्राप्ति। सॉइल का करेक्टर, ब्लैक सॉइल है कि ये लेटराइट सॉइल है कि पीट सॉइल है, कैसी सॉइल है, और उस सॉइल में मॉइस्चर कितना है, और उस सॉइल का मैनेजमेंट भी बता देता है, वो कितनी इरोड हो चुकी है, कितनी मैनेज है। तो एग्रीकल्चर में क्रॉप भी बता देगा और उस मिट्टी, खेत की मिट्टी भी बता देगा। मिट्टी में उस मिट्टी की प्रॉपर्टीज बता देगा कि एसिडिक है, पीएच कैसी है, सब बता देगा। और उस मिट्टी का मैनेजमेंट भी बता देगा कि इरोजन हो रहा है कि नहीं। तो रिमोट सेंसिंग का यूज खेती में 5-6 यूज हो गए। तो सबसे पहले लिखोगे इन एग्रीकल्चर और ये सारी यूज लिख दोगे। फिर फॉरेस्ट्री, वानिकी, फॉरेस्ट में ये क्या बता देगा, सबसे पहले कवर, कितना एरिया फॉरेस्ट से ढका हुआ, इंडिया के कितने % एरिया में फॉरेस्ट है, तो कवर बता देगा। दूसरा टाइप बता देगा, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये मोस्ट डेसिडुअस है, ये कैसे है डेजर्ट टाइप फॉरेस्ट। तो किस टाइप का जंगल है वो भी बता देगा, कितने एरिया में जंगल है, किस टाइप का जंगल है। फिर बता देगा डेंसिटी, ये हाईली डेंस है, ओपन है, मॉडरेट है। ये बहुत ज्यादा घना जंगल है कि जंगल तो घना भी हो सकता है, खुला जंगल भी हो सकता है। तो कितना एरिया कवर है ये भी बता देगा, किस टाइप का जंगल है ये भी बता देगा, उस जंगल की डेंसिटी कितनी है वो भी बता देगा, और वहां कितने पेड़ काटे जा चुके हैं, कितने पेड़, क्योंकि 10 साल पुरानी कोई फोटो ली गई होगी सैटेलाइट से और आज जो है दोनों को कंपेयर करके बता देगा। तुम लोग ऐसे ही तो पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में आता है कई बार, आज से 20 साल पहले ऐसा था अब ऐसा है। तो ये भी बता देगा डिफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट में भी इसका यूज फॉरेस्ट्री में हो सकता है कि नहीं, क्या रिमोट सेंसिंग का यूज वानिकी में किया जा सकता है, किया। और इसके बाद जंगल में आग, आग भी बता देगा कि जंगल में आग है, कितने एरिया में लग गई है, कितने, ये भी बता देगा। तो एग्रीकल्चर में 5-6 हो गए, फॉरेस्ट्री में 5-6 हो गए। अगला है जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब वहां की रॉक्स वगैरह बताना है। तो रॉक का टाइप, वहां पर धारवाड़ रॉक है, विंध्यन रॉक है, आर्कियन रॉक है, कडप्पा रॉक है, गोंडवाना रॉक है। तो उस रॉक का टाइप बता देगा क्योंकि हर रॉक से अलग अलग रेडिएशन मिलेगा। उस रॉक में मिनरल कितना है ये भी बता देगा। और जियो हैजार्ड बता दे, ये बता देगा लैंडस्लाइड, वहां बता देगा कि भैया कहाँ कितना दिक्कत है, तो वहां कोई हैजार्ड हो रहा होगा उस एरिया में, तो वो सब बता देगा उस रॉक के बारे में। अगला जियोबॉटनी। जियोबॉटनी क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं ना वो रॉक के बारे में बता देते हैं। वहां अगर धारवाड़ होगी तो वो प्लांट्स जरूर होगा, और अगर विंध्यन होगा तो वो प्लांट जरूर होगा। तो जब रॉक और प्लांट्स दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं जियोबॉटनी। तो ये क्या करता, प्लांट्स को कर लेता असेस, अच्छा ये पेड़ लगा है तो पक्का वो चट्टान होगी। तो ये जियोबॉटनी में भी काम आता है। तो चट्टानों के बारे में हर चीज बता सकता है। इसके बाद हाइड्रोलॉजी, पानी के बारे में क्या बता सकता है, पानी में बता सकता है वेटलैंड कितने हैं, इंडिया में कितने वेटलैंड है बता देगा। बता देगा मिट्टी में कितना पानी है ये भी बता देगा। इसके बाद हिमालय के ऊपर कितनी स्नो बची है, कितनी पिघल गई है, सब बता देगा। नदी और झीलों के बारे में बता देगा, किस नदी में कितना पानी है, कितना सूख रहा है बता देगा। बाढ़, बाढ़ के बारे में भी बता देगा। ग्लेशियर्स, स्नो की थिकनेस और ग्लेशियर का साइज दोनों बता देगा। ये ग्लेशियर कितना सिकुड़ता जा रहा है और थिकनेस कितनी कम होती है, दोनों अलग है। ग्लेशियर का साइज अलग है और मोटाई अलग चीज है, ये दोनों बता देता है। और वाटर सेट, अब जो डेवलपमेंट होता है वो किस बेस पे करता है, वाटर सेट, तो वाटर सेट की भी कंडीशन बता देता है। तो पानी को लेकर ये इतनी चीजें बता सकता है। समझ में आ गया। तो एग्रीकल्चर में यूज है, क्या क्या बता सकता है एग्रीकल्चर में, फसल किस टाइप की है, फसल किस कंडीशन में है, फसल कितनी होगी, कितना होगा, और वह मिट्टी कैसी है और मिट्टी का मैनेजमेंट कैसा है। फॉरेस्ट्री में क्या क्या बता सकता है, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट का टाइप, फॉरेस्ट की डेंसिटी, फॉरेस्ट फायर और डिफॉरेस्टेशन, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके बाद रॉक के बारे में क्या बता सकता है, वो रॉक कैसी है, उस रॉक में मिनरल कैसे है, उस रॉक में कोई हैजार्ड तो नहीं है, कोई वाइब्रेशन, कोई एनर्जी स्टोर, मतलब ये सब बता देगा। और जियोबॉटनी, और भी थे 5-6 नोट्स में मैं ज्यादा दे दूंगा। इसके बाद हाइड्रोलॉजी में
मिट्टी में पानी कितना है, वेटलैंड में पानी कितना है, नदी में पानी कितना है, लेक्स में कितना है, और फ्लड में पानी कितना फैल गया है, पानी के बारे में सब बता सकता है। ओशियन की बात करें, समुद्र में, तो ओशियन उनकी कोस्टल में, इसमें क्या क्या बता सकता है? एक तो ओशियन का वाटर लेवल बता सकता है कि कितना जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ये बता देगा। ये समुद्री धाराओं की डायरेक्शन बता सकता है। ये बता सकता है कि जो ओशियनिक करेंट्स हैं ये वार्म है कि कोल्ड, ये गर्म है कि ठंडी, इनकी वेलोसिटी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, और इनकी डायरेक्शन क्या है, ये सब बता सकता है। ये ओशियनिक करंट के बारे में बता सकता है, वो ठंडी पानी की है, गर्म पानी की है, कितनी स्पीड से आगे जा रही है, और उनकी डायरेक्शन क्या है। ये समुद्र की लवणता भी बता सकता है। ये बता सकता है खारा है कि, क्योंकि जब फ्रेश वाटर से सिग्नल आते होंगे तो अलग आते हैं, और जब सेलाइन वाटर से आते हैं, खारे पानी से, तो सिग्नल अलग आते हैं, इमेज भी अलग बनती है। ब्लू वाटर और ब्लैक वाटर बहुत अंतर है, ब्लू वाटर मतलब मिनरल्स नहीं है ऐसा। इसका सैलिनिटी बता सकता है, और इसके बाद ये बता सकता है अब कोरल रीफ कितनी बची है, मैनग्रूव कितने बचे हैं कोस्टल एरियाज में, ये सब बता सकता है। तो ओशियन के बारे में भी बहुत सारे बता सकता है, कितना वाटर लेवल, कितना खारापन, करंट की कंडीशन क्या है ना। इसके बाद मैनग्रूव और कोरल रीफ की कंडीशन क्या है, इतना ओशियन के बारे में बता सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा रिमोट सेंसिंग के यूज बताओ। एग्रीकल्चर में है बहुत सारे, फॉरेस्ट में बहुत सारे, हाइड्रोलॉजी में, जियोलॉजी में, ओशियन में, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे यूजेस, बता दोगे। तो तुम्हें क्या करना है, कोई चार्ट बना के ऐसे बना देना, और फिर इनके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग है। तो अगर 50 वर्ड्स में आता है तो बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, बन गई पवन चक्की, फिर इसको घुमा देना। तो ये हो गया रिमोट सेंसिस के यूज। अब तुम्हारा एक टॉपिक है, अब क्या क्या बचा, अब बचा है तुम्हारा हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। हिस्ट्री में अपन क्या पढ़ेंगे, बस यही पढ़ेंगे पहली बार किसने फोटो खींची, कि फोटो खींचना भी रिमोट सेंसिंग है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी के फोटो खींचते हो तो बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए उसकी प्रॉपर्टीज पता कर लेते हो। तो दुनिया में पहली फोटो किसने खींची? पर फोटो से कुछ ना होगा, बैलून में बैठ के किसने खींची? क्योंकि पहली बार किसी ने सोचा होगा कि ऊपर से व्यू लेते हैं, फिर इससे और बढ़ाया, फिर एरोप्लेन से किसने खींची पहली बार, फिर सैटेलाइट से किसने खींची। तो ऐसे डेवलप होती चली गई रिमोट सेंसिंग। तो हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग में तुम्हें डेट और नाम याद रखना है कि किस डेट को कौन से पगले ने पहली फोटो खींची, किसने बैलून में बैठ के पहले खींची, मतलब किसको लगाओगे ऊपर से व्यू लेते, किसी ने तो सोचा होगा, किसने एरोप्लेन में सबसे पहली फोटो खींची है ना, किसने सैटेलाइट में सबसे पहली फोटो खींची। इसे बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो अपन कल पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग इंडिया में कौन सी इंस्टीट्यूट है, कब बने, क्या है। तो बस इतना और रह गया, तो जो कल कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन कर लेते हैं एजुकेशन पॉलिसी वाला निबंध पूरा। आज आंसर राइटिंग मैंने नहीं ली है क्योंकि तुम लोगों को संडे को बुलाना है इस बार, इसलिए आंसर राइटिंग ऑफ नहीं की है, मैंने आज ऑफ कर दी है। और आज हिंदी ग्रंथ एकेडमी जाना, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, मैं जा नहीं पा रहा था, किताबें लेके आना, बुक्स, क्यों नया एडिशन आ चुका है, मैं सब बटोर लाऊंगा। है अच्छा, 5 बजे बंद हो जाता है, अच्छा 5 बजे बंद ही हो जाता पूरा।